Hello students, welcome back to Prepon. Let us discuss certain more questions on Indian polity. Hope you are enjoying these questions which are very important for your exams. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन. For amending which of the following provisions in the Constitution the bill does not require it to be ratified by at least half of the state legislatures after it has been passed by the parliament. अब बात हो रही है इनमें से कौन से बिल हैं जिनको पार्लियामेंट से पास होने के बाद आधी विधानसभाओं से या स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना जरूरी नहीं है. एनी चेंज इन शेड्यूल 7 जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है, क्या उसके साथ ऐसा है, या शेड्यूल 4 जहां राज्यसभा की सीट्स दी हुई हैं, या एनी चेंज इन आर्टिकल 368 जहां पर जिस बिल से हम संविधान में संशोधन करते हैं, या एनी चेंज इन शेड्यूल 1. सो एज पर आर्टिकल 368 इन तीनों को चेंज में लाने के लिए कम से कम आधी विधानसभाओं से उस बिल का पास होना जरूरी है आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाई लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजॉरिटी. और जब ये दोनों पास कर देंगे तो कम से कम आधी विधानसभाओं से 15 विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर से इसका पास कराना जरूरी है, तभी ये हो सकता है. और स्टेट से जब पास होगा तो वहां पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, यहाँ स्पेशल चाहिए. लेकिन शेड्यूल में चेंज लाने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है. हेंस आंसर इज डी. आंसर डी है. ये पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा. एज पर आर्टिकल 368 दीज प्रोविजंस रिक्वायर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड बी कंसल्टेड बिफोर ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So this is article 368. Next question, which of the following statements are not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम. सेकंड, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज प्रैक्टिस्ड इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप. हमारे संविधान के सेटअप में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का फंडामेंटल है ये एब्सोल्यूटली फॉलो होता है. Third, the distribution of powers is specifically mentioned in the Constitution with no provisions of its modification in any circumstances. तीसरा यह है कि हमारे संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर साफ साफ मेंशन है और किसी भी सूरत में इसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है. ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है. हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स एब्सोल्युटली फॉलो नहीं होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है. इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्यूजन ऑफ पावर है. दोज हु आर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर आल्सो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. इसलिए एब्सोल्यूट बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होता है भारतीय संविधान में, बिकॉज हमारे सिस्टम में जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, किसी भी को मंत्री बनने के लिए एमपी होना जरूरी है. बनते समय जरूरी नहीं है लेकिन 6 महीने हो जाना जरूरी है. इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है तो, लेकिन एब्सोल्युटली फॉलो नहीं हो पाता है. फ्यूजन ऑफ पावर्स हो पाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर. एवरी मिनिस्टर हैज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा अल्टीमेटली. बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स चेंज हो जाता है. अगर इमरजेंसी लगी है या राष्ट्रपति शासन लगा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स चेंज हो जाता है. इसलिए ये कहना कि ये मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, ये गलत है. हेंस 1, 2, 3 इज द आंसर. ये मैंने आपको एक्सप्लेन जो किया है वो लिखा हुआ है, यू कैन सी, रीड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा में. बिल्कुल सही है. The process of removal of PM can be initiated in either house of parliament. ये सही नहीं है. राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 61, लेकिन पीएम को हटाने के लिए आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में लिखा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इसलिए लाना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, और इसी के जरिए पीएम को हटाया जा सकता है. Hence, it is not correct that it can be initiated in either house. It can only in Lok Sabha. Hence, first is correct. First is not correct. First is correct. 2 is not correct. Is the answer.
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन है। इट मीट्स फ्रॉम टाइम टू टेक ऑल पॉलिसी डिसीजंस। जो मंत्री परिषद है समय समय पर मिलती है पॉलिसी के फैसले लेने के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नेसेसरली बिलोंग टू द पार्टी और अलायंस हैविंग मेजॉरिटी इन लोकसभा। और जो भी मंत्री होंगे काउंसिल में वो सब उस अलायंस के या उस पार्टी के मेंबर होंगे जो जिसकी मेजॉरिटी में लोकसभा में मेजॉरिटी है। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फैसले लेने वाली बॉडी कहलाती है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज ए बॉडी सेल्डम मीट्स। ये एक साथ बैठ के काम करे ऐसा रेयरली कभी होता है। जो फैसले लेती है वो कैबिनेट होती है। और जरूरी नहीं है कि जो मंत्री बनेंगे वो उसी पार्टी के हो जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में हो। नॉन मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर भी लोकसभा सरकार में मंत्री बन सकते हैं। डिपेंड करता है उस प्राइम मिनिस्टर पे या उस पार्टी पे। जैसे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में काफी सारे ऐसे मंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं थे। तो दोनों ही सही नहीं है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव टू फुलफिल सेम क्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस। जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वीपी होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, उनकी और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन सेम होती है हाउस के मेंबर बनने के लिए। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, स्पीकर एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव टू फुलफिल सेम क्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस। और लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के मेंबर को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखनी पड़ती है। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि वीपी जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर होते ही नहीं है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होती हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती हैं। दूसरी बात, वीपी तो मेंबर होते ही नहीं है। तो पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। स्पीकर और लोकसभा के मेंबर दोनों की क्वालिफिकेशन सेम होती है। A law for implementing any treaty or agreement or convention with any other country or countries or any decision made at international conference can be framed by। मतलब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई लॉ बनाना है, कोई ट्रीटी को फुलफिल करने के लिए ऐसा करना है तो ये पावर किसके पास है? क्या पार्लियामेंट के पास है? या पार्लियामेंट आधे राज्यों से बात करके करेगा, या पार्लियामेंट राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेगा? इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर इज ए, इट इज एक्सक्लूसिव पावर विद पार्लियामेंट। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है आर्टिकल 253 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन सिट जॉइंटली। दोनों हाउसेज एक साथ कब बैठेंगे? टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर यूनियन बजट, टू हियर स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर संविधान संशोधन, और फॉर एनी मैटर विद सर्टेन एक्सेप्शंस इफ नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो दोनों हाउसेज ऑब्वियसली, बजट तो होता है मनी बिल, और मनी बिल पे राज्यसभा के पास कोई अधिकार होता नहीं है, इसलिए यहाँ तो ज्वाइंट सीटिंग का स्कोप होता नहीं है। ये गलत हो गया। जब स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति का होता है तब दोनों हाउसेज को साथ बैठना पड़ता है, ये सही है। संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सीटिंग होती नहीं है, नॉट अलाउड। अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। और फॉर एनी मैटर विद सर्टेन एक्सेप्शन, अगर किसी ऑर्डिनरी बिल पे कोई ज्वाइंट सीटिंग की बात आ जाती है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। तो दूसरा और चौथा सही है, एंड सी इज द आंसर। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी द रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट इज संवैधानिक रिक्वायरमेंट। पहला स्टेटमेंट, इमरजेंसी कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू फोर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट है बताइए? यस, 352 आर्टिकल में ये जरूरी हो गया है। पहले जरूरी नहीं था कि यूनियन कैबिनेट की रिटन एडवाइस राष्ट्रपति को जाएगी तभी वो इमरजेंसी का ऑर्डर साइन करेंगे। पहले ऐसे कंडीशन नहीं हुआ करती थी, बाद में कंडीशन हो गई थी। 44th अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया था कि विदाउट रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो लागू नहीं हो सकती। 1 महीने के अंदर, ऑर्डर जारी होने के 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को ओके करना है, इससे पहले इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ये पढ़ेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा। आर्टिकल 352 को पढ़ेंगे तो इसका आंसर पता लग जाएगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द नेशनल इमरजेंसी बी नॉट इम्पोज्ड? इनमें से किस केस में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं होगी? वॉर के केस में होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में होगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट इन द लोकसभा इलेक्शन के केस में होगी। इनमें किस में नहीं होगी ये बताना है। ओबियसली वॉर के केस में होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले ग्राउंड था अब नहीं है, अब इसको कर दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन, तो थर्ड नहीं है, और फोर्थ तो होता ही नहीं है, तो थर्ड फोर्थ के केस में 352 लागू नहीं हो सकता। सी इज द आंसर। पहले था ये, जब तक चेंज नहीं हुआ था तब तक हो सकता था। इफ इंडिया एंटर्स एनी वॉर इट विल नेसेसरीली लीड टू इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर वॉर होती है तो लाजमी हो जाता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी शैल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। तो बताइए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हो सकता है वॉर हो जाए, अगर लगता है कि बिना इमरजेंसी के काम चल सकता है तो इमरजेंसी नहीं लगेगी, तो वॉर हो जाने का मतलब नहीं है कि इमरजेंसी लग ही जाएगी, तो पहला सही नहीं है। और जो इमरजेंसी के इफेक्ट्स हैं वो हो सकता है भारत के कुछ हिस्से पर हो, कुछ पे ना हो, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरे भारत पे उसका असर आएगा, और इमरजेंसी वॉर होने का मतलब नहीं इमरजेंसी लग ही जाएगी। कारगिल वॉर हुई, इमरजेंसी नहीं लगी। इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी में लीड टू, अगर राष्ट्र इमरजेंसी लग जाती है, 352 लग जाता है, इसका मतलब फेडरल सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यस, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। सस्पेंशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर्स, विधानसभाओं का लॉ बनाने का अधिकार वापस खत्म हो जाएगा। नो, नहीं होता है, उनके पास रहता है, पार्लियामेंट को एडिशनली मिल जाता है। सस्पेंशन ऑफ फ्यू फंडामेंटल राइट्स, ये सही है, कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, सेकंड सही नहीं है। याद रखेंगे, इमरजेंसी लगने का मतलब विधानसभाओं का लॉ बनाने का अधिकार खत्म नहीं होता है, पार्लियामेंट को एडिशनली मिल जाता है, तो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट बन जाती है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इम्पोजिंग राष्ट्रपति शासन इन ए स्टेट कैन नॉट बी जुडिशली रिव्यूड। अगर राष्ट्रपति शासन आदेश जारी हुआ है राष्ट्रपति शासन का, तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। गलत है, हो सकता है, और कोर्ट चाहे तो उसे कैंसिल भी कर सकता है। No court can inquire into what advice regarding राष्ट्रपति शासन has been given by the Union Cabinet to the President। ये बात सही है, कोर्ट ये नहीं पूछ सकता कि राष्ट्रपति ने हाँ कहा था या ना कहा था, क्या कहा था, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। लेकिन जुडिशली रिव्यू कर सकता है कोर्ट, ये देख सकता है कि इमरजेंसी लगाने का जो ग्राउंड पेश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। लेकिन एडवाइस क्या दी है राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट को, इसमें वो नहीं जा सकता। कैबिनेट की एडवाइस पे कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। हेंस फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। बी इज द आंसर। एसआर गोगोई केस में ऐसा बोला गया था, और आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि कैबिनेट की एडवाइस पे कोई कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती। Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? All the decisions in the election commission are taken by CEC, but not without consulting the other election commissioners। सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेता है, लेकिन कंसल्ट कर लेता है बाकी दोनों से। पहला स्टेटमेंट। All the decisions in EC are taken by majority vote। The final decisions are taken by Union Cabinet in all matters of election, the commission being an advisory body, none of the above। तो आंसर इज ऑल द डिसीजन शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। तीनों में से जो दो कह देंगे वो होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस को कोई प्राइमेसी नहीं है, तीनों में से जो दो कहते हैं वही सही हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। विधान परिषद की बात हो रही है। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहला स्टेटमेंट। द चेयरमैन ऑफ काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। दोनों ही गलत हैं। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए संवैधानिक संशोधन नहीं चाहिए। आर्टिकल 169 में एस्टेब्लिश हो सकती है अगर विधानसभा स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दे कि उस राज्य में बनाई जाए विधान परिषद, तो फिर पार्लियामेंट बना देता है विधान परिषद। विधान परिषद बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन रिजोल्यूशन कहाँ से आएगा? विधानसभा से आएगा।
तो पार्लियामेंट बना देता है, तो ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। और चेयरमैन मेंबर्स अपनों में से एक को चुनते हैं, गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। डी इज द आंसर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स ऑल द इलेक्शंस इन द कंट्री, गलत हो जाता है। पंचायती राज के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन हैज परमानेंट स्टाफ ऑफ इट्स ओन टू कंडक्ट दिस इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन के पास परमानेंट स्टाफ नहीं होता है, दोनों ही गलत है। इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति और गवर्नर संवैधानिक तौर पे बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन को वो स्टाफ अवेलेबल कराएं जिससे इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके, ये इनकी संवैधानिक ड्यूटी है राष्ट्रपति और गवर्नर की। हेंस उसके पास परमानेंट स्टाफ नहीं होता है, हेंस डी इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने फिर 15 क्वेश्चंस किए इंडियन पॉलिटी के। आपकी पॉलिटी रिवाइज होती जा रही है, कुछ कुछ आपके कंसेप्ट्स बनते जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।